नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या कोई प्रधानमंत्री गांव, गरीब और किसान की थीम के मुताबिक अपने मंत्रिमंडल की तस्वीर को तय कर सकता है? क्या मौजूदा सियासी हालात में ये संभव है कि कोई पीएम रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मंत्रियों को शामिल करने और मंत्री पद से हटाने का फैसला ले सकता है? अपनी सरकार के दूसरे विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि फेरबदल का सार बस इन बातों के आसपास तलाशा जाना चाहिए। तो फिर क्या ये सभी बातें तय समझनी चाहिए कि अपने स्पेशल 78 सांसदों को मंत्री बनाने के बाद मोदी विकास की राह पर अगला कदम रख चुके हैं, जहां उनके लिए परेशानियां कम होंगी और योजनाओं के मुताबिक नतीजे सामने होंगे। आज खास मेहमानों के साथ बात होगी। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की इसी कवायद के इर्द गिर्द चर्चा का दौर आपकी राय के साथ जारी रहेगा। चलिए पूरे मंत्रिपरिषद विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं एक रिपोर्ट के जरिए, फिर चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे। 7 जुलाई को अफ्रीकी देशों के दौरे से पहले नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार को अंजाम दिया गया। शपथ ग्रहण के ठीक बाद मोदी सभी 19 मंत्रियों से मुखातिब हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विकास को लेकर अपने एजेंडा पेश किया। साथ ही सभी मंत्रियों को जल्द पद संभालने के निर्देश दिए। मोदी ने मानसून सत्र की तैयारी पर फोकस करने की बात कही तो 15 अगस्त के बाद इलाकों में जाकर जन समस्याओं को जुटाने की भी बात कही। नरेंद्र मोदी सरकार के इस दूसरे विस्तार के बाद केंद्र में मंत्रियों की संख्या 78 हो चुकी है। मतलब अब कम मंत्रियों में बेहतर सरकार का फार्मूला हट चुका है। 10 राज्यों से 19 चेहरों को इसी कवायद का हिस्सा बनाया गया है, जिनमें राजस्थान से 4, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से 3-3 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। तो महाराष्ट्र, उत्तराखंड, असम, बंगाल, दिल्ली और कर्नाटक को भी जगह दी गई। इस विस्तार में 2 नए मंत्री जसवंत सिंह भाभोर और फग्गन सिंह जहां अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि हैं, तो अजय टम्टा, रामदास आठवले, अर्जुन राम मेघवाल, रमेश चंदप्पा समेत कृष्ण राज के नाम अनुसूचित जाति के तहत आते हैं। 2 मंत्रियों एमजे अकबर और एसएस अहलूवालिया को अल्पसंख्यक समुदाय से चुना गया है। वहीं कैबिनेट में अनुप्रिया पटेल और कृष्णा राज 2 महिलाएं भी शामिल की गई हैं। अनुप्रिया पटेल भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल, तो रामदास आठवले आरपीआई से हैं। हालांकि मोदी ने अपने दावों में जाति और धर्म को फेरबदल का आधार मानने से इनकार कर दिया था। मोदी ने दावा किया कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही 6 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं जहां तक सवाल राज्यों के सियासी समीकरणों का है, तो उन्हें भी तवज्जो नहीं दी गई। इस विस्तार में अकेले प्रकाश जावड़ेकर की पदोन्नति और शिवसेना को दूर रखे जाने पर भी अटकलें लगाई गई। पर हर सवाल के जवाब में विकास के विजन और प्राथमिकताओं को ही आगे बताया गया। दावा है कि मोदी की इस नई टीम में एक्सपर्ट्स के चुनाव की लंबी मशक्कत की गई थी। मंत्रिपरिषद में जगह देने से पहले उनकी योग्यता और कुशलता की कसौटी पर आंका गया। इस बार राजनीति तजुर्बे पर तालीम को अहमियत दी गई। इस विस्तार के बाद युवा राजनीति के पक्षधर मोदी मंत्रिमंडल की औसत उम्र 60 साल हो गई है। पर सारी कवायद के पीछे कांग्रेस और शिवसेना की प्रतिक्रियाएं भी सामने हैं। जहां विस्तार को सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनके करीबियों तक सीमित रखे जाने की बात कही जा रही है, जबकि संगठन को इसमें खास तवज्जो नहीं मिलने की बात बोली गई। पर अहम सवाल विकास के उस विजन का है जिसका दावा नरेंद्र मोदी ने अपनी इस कवायद को लेकर किया है। क्या इस बार के मानसून सत्र में सरकार का अंदाज और मिजाज इसी आधार पर बदलेगा? सवाल अहम योजनाओं और प्रोजेक्ट से जुड़ा है। क्या नए मंत्रियों के दम पर मोदी ये टारगेट हासिल कर पाएंगे, या फिर संसद की सियासत के भीतर ये कवायद भी इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगी? जाहिर है इस कवायद के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद विकास के कार्यक्रम तेज होंगे? FirstIndiaNews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर फेसबुक और ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं।
चर्चा में शामिल मेहमानों से आपको मिला देते हैं। बीजेपी से आज मुकेश पारीक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हमारे साथ होंगे, विश्लेषक आशा कौशिक जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। मुकेश पारीक साहब, सबसे पहला सवाल आपसे करता हुआ रुक करना चाहूँगा, आपका जानना चाहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की जा रही थी, तो ऐसे हालात में क्या समझा जाए? अब 78 मंत्री जब मोदी की टीम में होंगे तो बेहतर होगा, विकास रफ्तार की बात होगी। सुनील जी की जो पार्टी है वो इस बात से संतुष्ट होगी कि विकास नजर आ रहा है? नहीं, विकास तो अभी जो 2 साल का कार्यकाल हुआ है उसमें ही नज़र आ रहा है, और ऐसा विकास नज़र आया है कि लग रहा है कि केंद्र में जो सरकार है वो एक बहुत ही विकास को गति देने वाली सरकार है। गांव, गरीब और किसान के विकास को लेके जो सरकार बढ़ रही है वो निरंतर बढ़ रही है। जहां तक मंत्रिमंडल का विस्तार है, वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने से भी निश्चित रूप से और मंत्रियों के होने से लाभ मिलेगा। और इस मंत्रिमंडल में जो प्रधानमंत्री जी का जैसा स्वयं ने उन्होंने कहा है कि इसमें जो योग्य मंत्री हैं योग्यता के आधार पर, और उस सब आधार को देखते हुए इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, तो सरकार की और एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिनिमम गवर्नमेंट वाली बात पर मैं दूसरे मेहमानों के पास आऊँ, उससे पहले एक बात जो आपने कही, गांव, गरीब और किसान, ये इन 19 चेहरों के लिए शामिल है या फिर पूरी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए? पूरी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, साथ ही हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है उसके लिए भी, ये सभी के लिए लागू है, कोई मंत्रियों के लिए ही लागू है ऐसा नहीं है। हमारे देश का गांव, गरीब और किसान, और वो नज़र भी आ रहा है। हमने जब जब भी आपने विकास के बारे में कोई चर्चाएं की है उसमें हमने आपको ये चीज़ें भी डिटेल बताई है। आज चूंकि विषय मंत्रिमंडल के विस्तार का है, तो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है वो भी एक उसी के चरण के रूप में है। सुनील जी, क्या आप दोनों बातों से इत्तेफाक रखेंगे? एक तरफ तो जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की जा रही थी, सुशासन क्या अब 78 मंत्रियों के दम पर लाया जा सकेगा? और दूसरा सवाल है गांव, गरीब, किसान का, उसको लेकर कांग्रेस की क्या राय है? देखिए, आपको मैं बहुत अच्छी तरह बताया था और इस बात को बखूबी आप समझ भी लीजिएगा। और पिछले 2 साल में आपने देखा भी होगा कि यहाँ केवल पूरे मंत्रिमंडल में आप 78 की बात करें, आप 68 की बात करें, सच्ची बात तो यह है कि पूरी की पूरी शक्तियां केवल एक इंसान में संकेंद्रित हैं। सरकार है ही नहीं, केवल नरेंद्र मोदी हैं। आप विदेश मंत्री की बात करें, विदेश मंत्री थी फुल टाइम, पर कभी अगर आपको कहीं दिखी हो तो बता दीजिएगा। वित्त मंत्री है फुल टाइम और वो कहीं दिखे तो बता दीजिए। सच्ची बात तो यह है कि पूरी की पूरी ताकत केवल एक व्यक्ति में संकेंद्रित है, चाहे वो उनके मंत्री अप्रासंगिक है, मंत्री केवल एक फॉर्मेलिटी है, इसलिए मंत्री रखे हुए। सच्ची बात तो है कि नॉन परफॉर्मेंस के अंदर आप कितनी बार हटा लीजिए, आपसे भले आप सवरमल जाट को हटा लीजिए, आप निहाल चंद को हटा लीजिए, यहाँ प्रश्न एक है कि काम करने की मंत्रियों के पास अपॉर्चुनिटी है कहाँ? सच्ची बात है कि एक व्यक्ति ने पूरे सिस्टम को ऐसा एक्लिप्स कर लिया है, वह व्यक्ति पूजा है। हर आदमी केवल एक आदमी की तरफ देख रहा है, वहां पॉलिसी पैरालिसिस है। पॉलिसी पैरालिसिस का पॉलिसी ही नहीं है, केवल एक व्यक्ति है, और व्यक्ति के सामने एक पूरा जो तंत्र है, पूरा जो सिस्टम है, पूरा लोकतंत्र है, पूरा मंत्रिमंडल है, केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की। चलिए ये बात एक तरफ रख लेते हैं, एक बार की विस्तार को लेकर मोदी पूरी तरह से हावी रहे। रही बात आप किसान की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वही सरकार है थोड़े दिन पहले लैंड ग्रैबिंग बिल लेके आ रही थी, लोगों, किसानों को उनकी जमीनों से वंचित करके अडानी को देना चाहती थी, अंबानी को देना चाहती थी। सरकार का लक्ष्य केवल एक है कि जिन लोगों के पैसे के दम के ऊपर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, कैसे भी उनको ओबलाइज किया जाए। किसान इनकी आज जब 19 मंत्रियों से शपथ ग्रहण के बाद मोदी मिले तो गांव, गरीब, किसान का संकल्प दोहराने की बात कही। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस इस सिलसिले में क्या सोचती है? देखिए अश्विन, आपको बात समझ लेनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरह बात समझ लेनी। बात बहुत ही वाजे है, बहुत ही क्लियर है, और ये बात वाजे और क्लियर उसी दिन हो गई थी जब सरकार किसानों की भूमि अधिग्रहण बिल लेके आई थी। उसी दिन सरकार का समझ में आ गया था सरकार की सहानुभूति किसान की तरफ है ही नहीं। यहां हुआ यह है कि बिहार के अंदर चुनाव हार रहे हैं, दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए किसान याद आ रहा है। यूपी में चुनाव आने वाला है, उन्हें पता है हार जो है बिल्कुल इनएविटेबल है, वो दिख रही है। अब जब दिख रही है हार, तो उसने वो किसान की बात कर रहे हैं, अब वो गरीब की बात करें। ये वही सरकार है, सबको पता है कि अभी गए सप्ताह अडानी को 200 करोड़ रुपए का एग्जम्पशन दिया इन लोगों ने, केवल और केवल
आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जिन लोगों के पैसे के बलबूते के ऊपर ये सरकार सत्ता के सीट पे पहुंची है, केवल उसको पे बैक करने के आपकी लिए बात काम को किया समझो तो मायने हैं चुनावों से जुड़े हुए। आशा कौशिक जी, ये आपको पूरा भी क्या चुनाव- लगता है ये- कि क्या पूरा चुनावी विस्तार था आज के मंत्रिपरिषद में? अश्विनी जी, देखिए, संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें अपने विजन के अनुसार, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अनुसार। तो सिद्धांततः तो इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस की बात है तो गांव, किसान, ग्रामीण विकास, ये जो प्रश्न हैं ये यद्यपि उठाए जा रहे हैं प्रारंभ से, लेकिन सिर्फ विस्तार करने से हम ग्रामीण विकास इंश्योर कर लेंगे ऐसी कोई आवश्यक, ये कोई पूर्व शर्त उसकी नहीं है। क्या लगता है कि इसमें विजन में रहा कहीं चुनाव का फर्क नजर आया? लगता है कि चुनावों से प्रेरित था ये विस्तार? नहीं, बिल्कुल वो तो है ही। पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, तो चुनावी रणनीति भी हर दल बनाता है, हर सरकार बनाती है, अवश्य ही उससे प्रेरित है। लेकिन एक बात मैं विशेष रूप से यहाँ कहना चाहूँगी, वो ये कि नरेंद्र मोदी जी की जो स्टाइल है वो इंदिरा गांधी जी के बाद पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्रीय स्टाइल हो गई है, संसदीय स्टाइल के बजाय। तो संसदीय प्रणाली में जो संसद की एक कलेक्टिव भूमिका होती है वो सिमटकर प्रधानमंत्री पीएमओ में आ गई है। और प्रधानमंत्री जो नेतृत्व की शैली है उसमें, जो सुनील जी ने कहा, उसमें तथ्य है कि जो बाकी मंत्री होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा भूमिका के लिए गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन इसका कारण हमें देखना पड़ेगा, 2014 के जो चुनाव हुए वो भी तो अर्ध राष्ट्रपतीय शैली में ही लड़े गए। पहली बार भारत में कभी भी इस तरह के चुनाव भारत में प्रधानमंत्री के नहीं हुए कि एक व्यक्ति विशेष का नाम रख के चुनाव लड़े जाएं। तो चूंकि सत्ता का स्रोत वहां से है तो ये एक्सपेक्टेड था, पॉलिटिकल एनालिसिस जो लोग करते हैं उनके लिए, कि ऐसा ही होगा। चलिए ओम सैनी जी, अब आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरी कवायद को किस चश्मे से देखा जाना चाहिए और इसकी सियासत में अगर आने वाले वक्त के मुताबिक मायने टटोले जाए तो कहां पर बैठेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात साफ होती है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस देश में सत्ता हासिल करने के लिए प्रयास करती रही और पहली बार उसने अटल जी के चेहरे को सामने रख कर के और शासन भी हासिल किया। उसके बाद में उनकी समझ में आया कि कलेक्टिव लीडरशिप तो होनी चाहिए, लेकिन चेहरा जब तक सामने नहीं हो तब तक कुछ होता नहीं है। इसी को लेकर के और नरेंद्र मोदी साहब को जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया, संघ और पार्टी ने दोनों ने अपनी कलेक्टिव लीडरशिप के स्थान पर एक इंडिविजुअल को वो सब ताकत सौंप दी जिसके माध्यम से पूरा देश आज मोदी के माध्यम से पहचाना जाता है। मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी। तो उस हिसाब से तो हुआ। लेकिन अभी जो सारा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसको देखने के साथ मैं पहले ये पूछना चाहूँगा निश्चित रूप से कि जो घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें लोगों को रोजगार देने की बात थी और महंगाई को नियंत्रित करने की बात थी, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने की बात थी, वो गवर्नेंस वाला सिलसिला वैसा नज़र नहीं आता जैसा लगातार मोदी जी बोलते रहे कि गुजरात का मॉडल देखिए, गुजरात का मॉडल देखिए। लेकिन भारत में जो मॉडल बना करके वो आगे बढ़े वो तो बहुत सारा विवादास्पद सीन है। ऊर्जा के मामले में देखेंगे, साथ साथ में निवेश के मामले में देखेंगे, विदेश नीति के मामले में देखेंगे, तो कहीं भी संतुष्टि नहीं होती है। अब जो कर रहे हैं, अभी जो विस्तार हुआ है वो निश्चित रूप से पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में ये जो चुनाव होने वाले हैं उनको ध्यान में रख करके हुआ है और फिर से राजनीति। लेकिन मोदी जी दावा कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ना जातिगत समीकरण है, न धर्म को देखा गया और ना क्षेत्र का ख्याल रखा गया। यहाँ ख्याल रखा गया तजुर्बे का, तालीम का, और उसी के मुताबिक परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तजुर्बा और तालीम के नाम पर तो मेरे यहाँ के जो 4 मंत्री गए हैं, 4 मंत्री बने हैं, उनके बारे में अगर इतिहास उठा के हम देखेंगे तो बहुत अलग बातें नजर आएंगी। तो ऐसी स्थिति में तो वो तो खैर प्रधानमंत्री का अधिकार, और प्रधानमंत्री यही कहेंगे कि तजुर्बा और तालीम का। लेकिन अगर उन सब का खोजबीन किया जाएगा तो पता लग जाएगा कि तजुर्बा और तालीम नहीं, निश्चित रूप से जाति, समूह, संप्रदाय, इन सब को कैसे हासिल किया जा सकता है चुनाव मैदान में, वो सारी निगाह में रखा है और उसी तरीके से विस्तार हुआ है। जी चलिए, मुकेश जी के लिए मेरे ख्याल से सवालों की लंबी फहरिस्त है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे जवाब के लिए और जानना चाहेंगे कि क्या इस कवायद के मायने सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित रखे जा सकते हैं? बीजेपी में कहीं असंतोष की बात भी निकल कर आती है। सवाल सहयोगी दलों का भी है, क्या एनडीए का विस्तार हुआ या फिर सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए ये विस्तार किया गया? ब्रेक के बाद